नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने सीलबंद लिफाफे में सौंपी रिपोर्ट। 5 अप्रैल को होगी किसान आंदोलन पर सुनवाई। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल गांधी, कहा नागरिकता कानून नहीं बल्कि असम पर आक्रमण है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ममता की भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की अपील, सोनिया पवार समेत विपक्षी नेताओं को लिख दिया पत्र। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा को बड़ा नुकसान होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने सीलबंद लिफाफे में सौंपी रिपोर्ट, 5 अप्रैल को सुनवाई। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है। कमेटी के एक सदस्य ने मीडिया को इस बारे में जानकारी दी है। सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई इस रिपोर्ट में क्या है, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर पिछले साल नवंबर से ही हजारों किसानों दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए हैं। इस बीच सरकार और आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के बीच 11 दौर की वार्ता हुई, जिसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां सर्वोच्च अदालत ने कृषि कानूनों पर रोक लगाते हुए एक कमेटी गठित करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 11 जनवरी को कानूनों के बारे में समीक्षा करने के लिए कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में अशोक गुलाटी, अशोक धनवद और प्रमोद जोशी को सदस्य बनाया गया। किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान का नाम भी कमेटी में था, लेकिन उन्होंने खुद को अलग कर लिया था। इसके अलावा अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी में कमेटी में सलाहकार के रूप में है। सुप्रीम कोर्ट की गठित इस कमेटी का किसान संगठनों ने शुरुआत से ही विरोध किया है और इस कमेटी के सदस्यों से किसी तरह की बात करने से इनकार कर दिया था। किसान संगठनों का कहना है कि इस कमेटी के सदस्य पहले कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। ऐसे में उन्हीं लोगों की कमेटी बना देना न्यायसंगत नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल गांधी, कहा सीएए कानून नहीं, असम पर आक्रमण है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को असम में पार्टी का प्रचार करने पहुंचे। राहुल गांधी सबसे पहले गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर गए और वहां पूजा अर्चना की। इसके बाद कामरूप में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी रोजगार देने की कोशिश नहीं करती, युवाओं की मदद करने की कोशिश नहीं करती, उल्टा असम पर आक्रमण करती है। सीएए असम पर आक्रमण है, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये आपके इतिहास, भाषा और भाईचारे पर आक्रमण है और इसलिए हम इसे रोक रहे हैं। राहुल गांधी ने रैली में दीपांजल दास का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब मैं दीपांजल दास के परिवार से मिलने आया तो मैंने महसूस किया कि एक युवक पर गोलियां नहीं चलाई गई थी, बल्कि असम पर चलाई गई थी, जिसमें असम की हत्या का प्रयास किया गया था। वह सिर्फ एक युवा नहीं था, बल्कि एक विचार था। दीपांजल दास असम के युवा थे। बीजेपी सरकार ने वह नहीं किया जो वह करने वाली थी। उन्होंने उसे रोजगार नहीं दिया और जब वह शांति के असम के लिए खड़ा था तो बीजेपी आरएसएस ने मिलकर उसे गोली मार दी। हम आपको 5 गारंटी देते हैं। सबसे पहला यह है कि हम सीएए को असम में लागू नहीं होने देंगे। बता दें कि दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शन में चाय गांव इलाके के रहने वाले दीपांजल दास गुप्ता की युवक की गुवाहाटी के जान चली गई थी। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं यहाँ आपसे झूठ बोलने नहीं आया हूँ, मेरा नाम नरेंद्र मोदी नहीं है। अगर आप असम के बारे में, किसानों के बारे में, किसी भी चीज के बारे में झूठ सुनना चाहते हैं तो अपने टीवी के स्विच को ऑन करें, नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखें और जितना चाहे उतना सुने। वह पूरे 24 घंटे भारत में झूठ बोलते रहते हैं। इससे पहले पत्रकारों से बातचीत में राहुल ने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा जैसी नहीं है। कांग्रेस चुनावों के दौरान लोगों से किए वादे निभाती है। यह पूछे जाने पर कि अगर उनकी पार्टी राज्य में चुनाव जीतती है तो वह क्या करेगी, इस पर उन्होंने कहा हमने 5 चीजों की गारंटी दी है। कांग्रेस इन 5 वादों को कैसे पूरा करेगी, यह पूछने पर कांग्रेस नेता ने पूछा आप जानते हैं कि वादे का मतलब क्या होता है। हम भाजपा की तरह नहीं है, हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता की बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील, सोनिया पवार समेत विपक्षी नेताओं को पत्र। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक तरफ चुनावी महासंग्राम पूरे उफान पर है, वहीं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव से आगे बढ़कर बीजेपी के खिलाफ देशव्यापी मोर्चा बनाने की मुहिम शुरू कर दी है। ममता बनर्जी ने बीजेपी विरोधी नेताओं सोनिया गांधी, शरद पवार, एमके स्टालिन, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल और नवीन पटनायक को पत्र लिखा है। इस पत्र में ममता बनर्जी ने सभी नेताओं से बीजेपी के लोकतंत्र और संविधान के हमले के खिलाफ संघर्ष के लिए एकजुट होने की अपील की है। विपक्षी नेताओं को लिखे पत्र में ममता बनर्जी ने बीजेपी और इसकी सरकार पर लोकतंत्र के केंद्र और भारत के संवैधानिक संघीय ढांचे पर हमला करने का आरोप लगाते हुए इस पर चिंता जाहिर की है।
ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी के ऐसा करने का उद्देश्य है कि विपक्षी पार्टियां अपने संवैधानिक अधिकारों और आजादी का प्रयोग न कर सकें। ऐसा करके बीजेपी एक पार्टी की सत्ता स्थापित करना चाहती है। ममता बनर्जी ने पत्र में दिल्ली में हाल ही में उपराज्यपाल को असली सरकार बताने वाले कानून का जिक्र करते हुए लिखा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार एक के बाद एक राज्यों की चुनी हुई सरकारों को राज्यपाल के माध्यम से नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। इनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। उन्होंने लिखा है कि राज्यपाल निष्पक्ष संवैधानिक पदाधिकारी के बजाय बीजेपी के पार्टी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने लिखा है, केंद्र की सरकार प्रतिशोध की भावना से सीबीआई, ईडी और दूसरी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। टीएमसी सुप्रीमो ने चुनाव के दौरान उनकी पार्टी और डीएमके नेताओं पर ईडी की रेड का जिक्र भी किया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने पत्र में राज्यों के बीच घन आवंटन में विषमता, सरकारी कंपनियों के निजीकरण और संस्थाओं को खत्म किए जाने का मुद्दा भी उठाया है। ममता बनर्जी ने लिखा कि केंद्र की सरकार और राज्यों के बीच संबंध इतने बुरे कभी नहीं रहे हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री का अधिनायकवादी रवैया जिम्मेदार है। उन्होंने कहा है कि मैं दृढ़ता से विश्वास करती हूं कि बीजेपी के लोकतंत्र और संविधान पर हमले के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का समय आ गया है। तृणमूल कांग्रेस के चेयरपर्सन के रूप में मैं सभी एक समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ मिलकर इस संघर्ष में जी जान से काम करूंगी। हम एकजुट होकर ही ये लड़ाई जीत सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महिलाओं की अगुवाई में संसद तक मार्च करेंगे आंदोलनकारी, केएमपी भी करेंगे जाम। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे आंदोलनकारियों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। आंदोलनकारियों ने मई के पहले पखवाड़े में संसद भवन तक पैदल मार्च करने का फैसला लिया है। इसकी अगुवाई महिलाएं करेंगी और सभी बॉर्डर से एक साथ पैदल दिल्ली के लिए निकलेंगे। कुंडली बॉर्डर पर बैठक के बाद आंदोलनकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोर्चा के आगामी कार्यक्रमों की घोषणा की है। मोर्चे के नेताओं ने बताया कि 10 अप्रैल के दिन केएमपी एक्सप्रेसवे को 24 घंटे के लिए जाम किया जाएगा। इससे पहले 5 अप्रैल को एफसीआई के देश भर में 736 जिलों में कार्यालय के बाहर 11 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदर्शन होगा। आंदोलनकारियों ने बैसाखी पर्व व अम्बेडकर जयंती धरना स्थल पर ही मनाने का निर्णय लिया है। अम्बेडकर जयंती पर संविधान बचाओ दिवस मनाएंगे। इसी क्रम में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। इसके बाद संसद कूच के लिए तारीख तय करके आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। संसद कूच के आंदोलन में महिलाएं, दलित, आदिवासी, बहुजन, बेरोजगार, युवा और समाज का हर तबका शामिल होगा। इसमें भाग लेने के लिए बॉर्डर तक लोग अपने वाहनों से पहुंचेंगे और बॉर्डर से आगे नेताओं की अगुवाई में पैदल दिल्ली कूच होगा। बुधवार को गुरनाम सिंह चढ़ूनी, एडवोकेट प्रेम सिंह भंगू, बूटा सिंह बुर्जगिल, सतनाम सिंह अजनाला, रविंदर कौर, संतोख सिंह, जोगेंद्र नैन व प्रदीप धनखड़ ने जानकारी दी है। आंदोलनकारी किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर जिस तरह से पुलिस ने किसानों को गुमराह किया था, ऐसा इस बार नहीं होगा। इसके चलते ही पैदल मार्च का निर्णय लिया गया है ताकि सभी क्रमबद्ध तरीके से चले। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सरकार की नीयत में खोट है। बता दें कि आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर और यूपी गेट पर 4 महीने से धरना दे रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक सरकार में बगावत, मंत्री ने येदियुरप्पा के खिलाफ राज्यपाल को भेजी चिट्ठी, लगाए ये गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के दिन लगता है अच्छे नहीं चल रहे हैं। एक और जहां ऑपरेशन लोटस के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट से झटका लगा है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं की सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा ने बगावत कर दी है। उन्होंने येदियुरप्पा पर कर्नाटक नियम 1977 का उल्लंघन करते हुए अपने मंत्रालय में सीधे हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने अपने पत्र की एक कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा को भी भेजी है। मंत्री ईश्वरप्पा का आरोप है कि येदियुरप्पा ने उनके विभाग की सहमति लिए हुए 774 करोड़ रुपए का आवंटन किया। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में एक जिले के लिए अपने मंत्रालय के बजट से 65 करोड़ रुपए आवंटित किए और 29 अन्य जिलों की उपेक्षा की। बता दें कि ईश्वरप्पा और मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा एक समय काफी करीबी माने जाते थे। दोनों के बीच में रिश्ते तब बदल गए जब मुख्यमंत्री ने कैबिनेट का विस्तार करते हुए कई नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह दे दी थी। इसके बाद ही दोनों के बीच रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई थी। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, नई रणनीति के तहत फैसला, 3 अप्रैल को लुधियाना में जुटेंगे किसान। जी हां दोस्तों, 4 माह से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले बैठे किसानों ने धरने पर ही होली मनाई। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने मंच से आंदोलन को मजबूत करने के लिए नई रणनीति का खुलासा भी किया। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आंदोलन से जोड़ने व कानूनों पर चर्चा के लिए किसानों ने अब देश के कृषि विश्वविद्यालयों का रुख करने का फैसला लिया है। इस निर्णय के तहत पहला कार्यक्रम लुधियाना के कृषि विश्वविद्यालय में 3 अप्रैल को होगा, जिसमें युवाओं के सामने देश भर की किसान
किसान एसोसिएशन होंगे और कृषि कानूनों पर चर्चा होगी। साथ ही इस चर्चा में यह बताया जाएगा कि किस तरह से 3 नए कृषि कानून किसानों के लिए फांसी का फंदा है। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि कई बड़े लेखक अब तक अपनी किताबों में यह बता चुके हैं कि आखिर क्यों नए कानून किसानों के लिए नुकसानदायक हैं। हाल ही में सरदार जोगिंदर सिंह तूर ने अपनी किताब में साफ तौर पर कहा है कि ये कानून किस तरह से किसानों को कर्जदार बना देंगे और साथ ही कंगाल भी। उन्होंने बताया कि किसानों को फसलों के भाव नहीं मिल रहे, जिस कारण अब तक 10 लाख के करीब किसान खुदकुशी कर चुके हैं जब से ये 3 काले कानून आए हैं और जहां जहां लागू हुए हैं वहां के उदाहरण डराने वाले हैं। एक मामले का जिक्र करते हुए डॉक्टर दर्शन पाल ने बताया कि मध्य प्रदेश में नकली व्यापारी फसल खरीदकर नकली चेक दे गए और वे चेक बाउंस हो गए। इस तरह के मामले देश में बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि किसान पिछले 4 महीनों से कम समर्थन मूल्य लेने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर संघर्ष कर रहे हैं और अब यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया है। अब इस जन आंदोलन की आग में मोदी सरकार को पिघलना पड़ेगा। मोदी सरकार को किसानों की जायज मांगे माननी पड़ेगी। बॉर्डरों पर बैठे किसानों की फसलें काटेंगे ग्रामीण। किसान मोर्चा के नेताओं ने तय किया है कि जो किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, गांव में उनकी फसलें ग्रामीण काटेंगे और फसल बेचकर पूरा हिसाब भी किसानों को देंगे। पंजाब के गाँव में यह मैसेज पहुंचा दिया गया है और किसानों ने फसलों की कटाई शुरू भी कर दी है। इसी तरह से जो किसान हरियाणा से है वे रोटेशन के अनुसार अपनी फसलें काट कर धरने पर पहुंच रहे हैं। जो लोग यह सोच रहे हैं कि फसल कटाई के समय किसान आंदोलन कमजोर पड़ गया है तो उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश भर में किसान आंदोलन का समर्थन लगातार बढ़ रहा है और साउथ में भी सैकड़ों एसोसिएशनों ने संघर्ष शुरू। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। युवा किसानों ने निकाला विरोध का अनूठा तरीका, हॉर्न बजाओ, किसानों का समर्थन करो। जी हां दोस्तों, पिछले लगभग 4 महीने से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर धरना दे रहे हैं। किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए किसान से जुड़ा वो हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से विरोध कर रहा, फिर चाहे वो दिल्ली जाकर धरना दे रहा हो या फिर जिला स्तर पर अपना योगदान दे रहा हो। ऐसे ही कुछ युवा किसान अपने एक अलग ही अंदाज से किसानी के झंडे को बुलंद कर रहे हैं और 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हर रोज 2 घंटे ही सही अपना किसानी हक अदा कर रहे हैं। कैथल के सबसे व्यस्त पहवा चौक पर 10 से 12 युवा हाथों में हॉर्न बजाओ किसानों को समर्थन दो के स्लोगन लिए खड़े रहते हैं। ये युवा तो अपनी अपनी जगह चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से खड़े रहते हैं, लेकिन इनको व किसानों की सपोर्ट करने वाले लोग हॉर्न भी बजाते हैं और किसान जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं। चौक पर सबसे पहले एक युवा गुरशरण सिंह ने शुरुआत की थी, जो बैंक में नौकरी करता है, लेकिन अभी ये काफी संख्या में चौराहे के चारों तरफ स्लोगन लिए शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक खड़े रहते हैं। ये सभी युवा पढ़ने वाले और प्राइवेट जॉब करने वाले हैं जो दिन भर के अपने काम या नौकरी से फ्री होकर अपना किसानी का हक अदा करते हैं। युवाओं ने कहा कि हॉर्न की आवाज से हमें पता है थोड़ा शोर तो होता है, जिसके लिए हम माफी चाहते हैं। युवाओं ने कहा कि लोग बढ़ चढ़कर उनके समर्थन करते हैं और हॉर्न व नारे लगाकर उनका हौसला अफजाई भी करते हैं व साथ ही किसानी की आवाज को बुलंद करते हैं। इन युवाओं ने कहा कि हम काम की वजह से दिल्ली तो नहीं जा सकते, लेकिन इस प्रकार से किसानों की आवाज तो बुलंद कर ही सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरे राज्यों के गुंडे नंदीग्राम में दाखिल हो गए हैं, निर्वाचन आयोग कार्रवाई करे, ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि नंदीग्राम में परेशानी खड़ी करने और मतदाताओं को धमकाने के लिए दूसरे राज्यों से कथित गुंडे आए हैं। उन्होंने बुधवार को निर्वाचन आयोग से इस मामले में कार्रवाई करने का आह्वान किया। अगले दौर का चुनाव प्रचार करने से पहले संवाददाताओं से बातचीत में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पूर्वी मिदनापुर जिले के विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में स्थानीय लोगों को भगाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा, दूसरे राज्यों के गुंडे मतदाताओं को धमकाने के लिए नंदीग्राम में दाखिल हो गए हैं। बलरामपुर गांव और अन्य इलाके के ग्रामीणों को भगाया जा रहा है, वे मतदाताओं को धमका रहे हैं। उन्होंने कहा, हम निर्वाचन आयोग से शिकायत कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा नेता जयप्रकाश मजूमदार ने कहा कि निर्वाचन आयोग को इन आरोपों को देखना है, लेकिन लगता है कि मुख्यमंत्री को हार का आभास हो गया है, इसलिए पहले ही वह ऐसे दावे कर रही हैं। उल्लेखनीय है कि सभी की नजरें नंदीग्राम पर हैं, जहां पर बृहस्पतिवार को मतदान होगा। यहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला उनके कभी करीबी रहे और अब भाजपा के टिकट पर लड़ रहे शुभेंदु अधिकारी से है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के आंदोलन पर चढ़ा राजनीतिक रंग, जिंद में अरविंद केजरीवाल करेंगे किसान महापंचायत। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 4 अप्रैल को जिंद के हुडा मैदान में किसान महापंचायत में केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। महापंचायत को पंजाब के आप नेता भगवंत मान, वरिष्ठ नेता गोपाल राय के अलावा हरियाणा से जुड़े दिल्ली के कई वरिष्ठ नेता भी संबोधित करेंगे। आपने किसान संगठनों को भी इस महापंचायत का न्योता दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुशील गुप्ता मंगलवार को महापंचायत को लेकर जिंद में पत्रकारों से रूबरू हुए। इसके बाद उन्होंने खटकड़ व बद्दोवाल टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात कर
कर उन्हें भी किसान महापंचायत में पहुंचने का न्योता दिया। 50,000 से ज्यादा किसान पहुंचने का दावा। गुप्ता ने दावा किया कि केजरीवाल को सुनने के लिए 50,000 से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए काले कृषि कानूनों को लेकर किसान 4 महीनों से अधिक समय से टिकरी, सिंघू, गाजीपुर तथा अन्य बॉर्डरों पर धरनों पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार अपने हट पर अड़ी हुई है। अब 4 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की किसान महापंचायत हरियाणा की राजनीति को नया मोड़ देगी। गुप्ता ने कहा कि आप पार्टी संसद से सड़क तक किसानों की आवाज उठा रही है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेता आज जनता से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। वीरेंद्र की अगुवाई वाले छोटू राम विचार मंच देगा समर्थन। आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता ने जिमखाना क्लब में भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह की अगुवाई वाले छोटू राम विचार मंच के पदाधिकारियों से भी बैठक की। मंच के नेताओं ने केजरीवाल की किसान महापंचायत में सहयोग देने की बात कही। किसान यूनियन के नेता रणधीर रेड्डू ने भी महापंचायत को समर्थन देने की बात। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम चुनाव, राहुल गांधी ने ट्वीट कर जारी किया संदेश, कहा हम आपके साथ। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पूर्व ट्वीट कर राज्य के लोगों के प्रति संदेश जारी किया है। उन्होंने लिखा, असम सम्मान व प्रगति के लिए इस संघर्ष में हम आपके साथ हैं। उन्होंने यह ट्वीट असम दौरे के वक्त किया। वह आज मतलब बुधवार को कामाख्या मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इससे पहले वो बीते मंगलवार को खराब मौसम होने की वजह से असम में चुनाव प्रचार हेतु नहीं जा सके। हालांकि उन्होंने वीडियो जारी कर राज्य के लोगों का आह्वान किया कि वे प्रदेश की पहचान, इतिहास तथा संस्कृति की रक्षा हेतु विपक्षी महाजोत को जीत दिलाएं। उनके निर्धारित चुनावी कार्यक्रम की माने तो उन्हें तारापुर, सिलचर, डीमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग में जनसभाओं को संबोधित करना था। उन्होंने वीडियो जारी कर बोला, आज खराब मौसम की वजह से आप सबके बीच नहीं पहुंच पाया, लेकिन मेरा और महाजोत का संदेश साफ है कि असम को 5 गारंटी से उन्नति और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ाएंगे। इस उद्देश्य के लिए आप महाजोत को भारी मतों का समर्थन दें। उन्होंने बोला, असम में CAA को लागू नहीं करने देंगे क्योंकि यह राज्य की पहचान, इतिहास और संस्कृति पर हमला है। हम राज्य की पहचान, इतिहास और संस्कृति की रक्षा करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के चलते ब्लॉक है नोएडा, दिल्ली के रास्ते। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोएडा की एक महिला की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि नोएडा से दिल्ली के बीच की सड़क को खाली रखा जाए ताकि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी ना हो। नए कृषि कानूनों को लेकर देश भर के किसान राजधानी दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। इसके चलते लोगों को दिल्ली आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर नोएडा की मोनिका अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही निर्देश दिए हैं कि नोएडा से दिल्ली के बीच की सड़क खाली कराई जाए। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने मोनिका अग्रवाल की याचिका पर केंद्र और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया। मोनिका ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से रास्ता खुलवाने की गुहार लगाते हुए कहा कि नोएडा से दिल्ली तक आने जाने में जहां पहले 20 मिनट लगते थे, वहीं अब रास्ता बंद होने के कारण 2 घंटे तक जाते हैं। मोनिका ने कहा कि वे सिंगल पेरेंट्स होने के साथ ही कई बीमारियों से भी ग्रस्ती हैं। ऐसे में नोएडा से दिल्ली जाना एक बुरा सबक बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे नोएडा में रहती हैं और यहाँ काम करती हैं, लेकिन उनका काम मार्केटिंग का है, जिसके चलते उन्हें अक्सर दिल्ली जाना पड़ता है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोड को क्लियर रखने के लिए दिए गए विभिन्न निर्देशों के बावजूद अभी भी रास्ते बंद हैं, जिससे उन जैसे हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक प्रशासनिक विफलता है, क्योंकि आम लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए अदालत पहले ही आदेश दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं कि सड़क खाली कराई जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंचायत चुनाव, किसान आंदोलन से भाजपा को कड़ी चुनौती, समर्थित प्रत्याशियों के लिए सिरदर्द बने राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को किसान आंदोलन से भी चुनौती मिल रही है। इस आंदोलन के अगुवा भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य के इन चुनावों में ज्यादातर किसान ही उम्मीदवार बनते हैं, किसान ही वोटर हैं। हिंदुस्तान से राकेश टिकैत ने कहा, वैसे तो पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते हैं, मगर राजनीतिक दल तो इस चुनाव में सक्रिय है। हमारा किसान आंदोलन भी चल रहा है। आगामी 3 अप्रैल को हमने अलीगढ़ में किसान पंचायत बुलाई गई है। अन्य जिलों में भी पंचायत चुनाव के दौरान हमारे कार्यक्रम होंगे। जनता कोई अगर किसी दल विशेष के समर्थित उम्मीदवार को अपना वोट नहीं देता तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। किसान आंदोलन के बारे में श्री टिकैत ने कहा, हम तो दिल्ली में जमे हुए हैं। जब तक विवादित कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते, हमारा आंदोलन चलता
रहेगा। 5 और 6 अप्रैल को हम गुजरात में रहेंगे। वहां किसान आंदोलन को बड़ी निर्ममता से दबाया जा रहा है। भरी सभा से किसान नेता पुलिस द्वारा उठाए जा रहे हैं। युद्धवीर सिंह हमारे नेता हैं, उन्हें प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस ने उठा लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को चुनाव आयोग से मिलकर असम में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के खिलाफ जनप्रतिनिधि कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है। उनकी यह मांग असम के अखबारों में प्रकाशित एक विज्ञापन और राज्य के एक मंत्री के बयान को लेकर है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में शामिल राजीव शुक्ला ने चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत कर आयोग से की गई शिकायतों के संबंध में जानकारी दी। शुक्ला ने कहा कि भाजपा ने हाल ही में असम के प्रमुख समाचारों पत्रों में विज्ञापन दिया है। इसमें उसने भविष्यवाणी की है कि पार्टी उत्तरी असम में सारी सीटें जीत रही है। यह खुले तौर पर जनप्रतिनिधि कानून और आयोग के दिशा निर्देशों का खुला उल्लंघन है। आयोग को तुरंत इस संबंध में पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही मीडिया को भी इस तरह के विज्ञापन देने से रोकने के लिए निर्देश देना चाहिए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने आयोग के समक्ष भाजपा के असम में मंत्री हेमंत विश्व शर्मा का भी मुद्दा उठाया है। शर्मा ने उनकी पार्टी के सहयोगी दल बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के नेताओं को केंद्रीय एजेंसी एनआईए की जांच करा जेल भेजने की धमकी दी थी। शुक्ला ने कहा कि आयोग ने आश्वासन दिया है कि इन विषयों पर रिपोर्ट तलब कर उचित कार्रवाई की जाए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।